हेलो स्टूडेंट्स, सेल वाला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है और सेल के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, जानकारियाँ थी, वो अपन ने इससे पहले वाले पीरियड में डिस्कस की थी। ठीक है ना, कि कैसे ओरिजिन हुई है उनकी, कौन सेल बायोलॉजी के फादर हैं और सेल थ्योरी, बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ सेल्स, उनके बारे में अपन ने बात की। आज अपन बात करेंगे सेल से रिलेटेड उसकी साइज, शेप और इसके साथ जो नेक्स्ट रहेगा वो टाइप्स ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल्स, इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो सेल्स हैं उनकी साइज जो है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा डिटरमाइन की जाती है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्या, साइज। ठीक है ना, और इसके साथ ही अपन ये भी कह सकते हैं कि कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, यानी कि यूनिसेलुलरिटी से मल्टी सेलुलरिटी आई। ये भी उसके साथ एक पॉइंट हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स जो सेल की साइज को डिटरमाइन करते हैं, उन फैक्टर्स में बेटा एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब सेल के अंदर चलने वाली पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना, जिसमें डाइजेशन भी है, जिसके अंदर एक्सक्रीशन भी है, जिसके अंदर रेस्पिरेशन भी है, फोटोसिंथेसिस भी है। ठीक है ना, तो वो क्या है, मेटाबॉलिक एक्शंस हैं, वो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रकार के। तो कोई भी पर्टिकुलर सेल जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा या साइज बड़ी हो रही हो, तो उस सेल के अंदर मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगी, और कोई भी सेल लो मेटाबॉलिक रेट के ऊपर सर्वाइव नहीं करना चाहेगी या वो अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर सेल अपनी साइज जो है उसको वहीं तक नियत रखेगी जहाँ तक उसके अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या हो, बेटर कंडीशन तक चले। ठीक है, तो ये पहला जो है कि कोई भी सेल जो अपनी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए या मेटाबॉलिकली एक्टिव रहने के लिए अपनी साइज को उस लेवल तक इंक्रीज करेगी, जिस लेवल तक या डिटरमाइन करेगी जिस लेवल तक उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस जो उस सेल के वाइटल रहने के लिए रिक्वायर्ड हैं, जीवित रहने के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो बेटर कंडीशन में हो या बेटर रेट के ऊपर चल सके, बेटर दर के ऊपर चल सके। इज दिस क्लियर? अगर उससे ज़्यादा साइज जा रही है, जहाँ पे मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज होने की स्थिति आ रही है, तो ऐसी स्थिति में सेल फिर डिवाइड होकर के वापस अपनी साइज को क्या करेगी, फिक्स करेगी। ठीक है, नंबर 2, दूसरा जो रीजन है या फैक्टर है जो सेल की साइज को डिटरमाइन करेगा, दैट इज कोई भी सेल के अंदर दो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं, इनपुट और एक है आउटपुट। यानी कि कुछ सब्सटेंस सेल के अंदर इंटर करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो सेल के लिए रिक्वायर्ड हैं, और बाहर जाते हैं कौन, वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल के आउटसाइड जाता है। ठीक है, तो किसी भी सेल की वेस्ट मटेरियल को बाहर करने की जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू पास आउट द वेस्ट मटेरियल आउटसाइड, और एबिलिटी टू टेक द O2 एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड एंड देयर सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, उनको जो अंदर लिया है उनको भी सेल के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उन तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये कब संभव है? देखिए, अगर किसी सेल की साइज बढ़ रही है, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसकी नीड भी क्या हो रही है, इसका मतलब बढ़ रही है। इज दिस क्लियर? नीड बढ़ रही है तो जो सेल का साइज है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सरफेस एरिया जो है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा उपलब्ध एरिया है, वो उपलब्ध एरिया उतना ही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है।
वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उस सेल की नीड बढ़ रही है, किसके लिए? O2 और न्यूट्रिएंट्स के लिए। दूसरी ओर उस सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा बन रहे हैं तो उनका भी पास होना रिक्वायर्ड है, लेकिन सरफेस एरिया क्या है? कम है। तो ऐसी स्थिति में ये सेल क्या करेगी? इट फर्स्ट एनलार्ज होगी और फिर उसके बाद में डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड हो जाएगी तो सरफेस एरिया क्या हो गया? अब देखिए जस्ट डबल हो गया या नहीं हो गया? तो मैक्सिमम इनपुट ले सकती है और मैक्सिमम आउटपुट। तो वॉल्यूम के बढ़ने के साथ सेल की नीड बढ़ती है और डिफरेंट कंपोनेंट्स तक उनकी सप्लाई जो है वो भी नहीं आसानी से या अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में फिर सेल यूनिसेल कंडीशन से कौन सी कंडीशन में आएगी? मल्टी सेल कंडीशन के अंदर, यानी कि वो डिवाइड करेगी। और इसी कारण यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलरिटी से मल्टीसेलुलरिटी आई। और यही कारण है कि क्या जो अपन ये कह सकते हैं कि एक फैक्टर है जो सेल की साइज को डिटरमाइन करके रखता है कि इतनी बड़ी है, इससे बड़ी अब नहीं होगी, ठीक है ना? होगी तो फिर क्या होगा? ये डिवाइड ही कर जाएगी। कारण क्या रहा कि सेल का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन सरफेस एरिया क्या है? कम हो रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस हैं बाहर की ओर निकालने हैं और वो सब्सटेंस जिनको अंदर की ओर लेना है और डिफरेंट पार्ट्स तक उनकी सप्लाई की जानी है, ठीक है ना? ये तभी संभव है जब सरफेस एरिया क्या हो? बढ़े। तो ऐसे में सेल अपनी साइज को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, लेकिन एक लिमिट तक कर सकती है। उसके बाद में उस सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो लिमिट जो है, जो उस डिसाइड कर रहे हैं, वो फैक्टर कौन है? फिर इसका मतलब वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जिनको अंदर लिया जा रहा है, वो वेस्ट सब्सटेंस जिसको बाहर निकाला जा रहा है, उसकी मात्रा क्या है जो रिक्वायर्ड है निकालना और अंदर लेना, ठीक है? तीसरा जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो, या इसी को अपन बोलते हैं बेटा कर्न, यानी न्यूक्लियस के लिए वर्ड है, प्लाज्मा रेशियो, ठीक है ना? और ये अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Vn अपॉन Vc माइनस Vn, जहाँ पे Vn क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, और Vc क्या है? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है? अगर ये रेशियो हाई आता है तो सेल की साइज छोटी होगी, यानी कि लिमिटेड रहेगी, और उस सेल की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ये लो आता है तो ऐसी स्थिति में सेल जो है वो अपनी साइज को फिक्स करने के लिए डिवाइड कर जाएगी। कारण ये तभी ज़्यादा आएगा जब साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ गई है। न्यूक्लियस का कंट्रोल साइटोप्लाज्म पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का। तो यहाँ तक जब इसमें साइटोप्लाज्म था, यहाँ तक जो साइज थी और यहाँ पे क्या भरा हुआ था? साइटोप्लाज्म, तब तक इस न्यूक्लियस का इस साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी पे कंट्रोल था। लेकिन साइज के बढ़ने का कारण क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म क्या हुआ? यहाँ पे बढ़ा। तो बढ़े हुए साइटोप्लाज्म के ऊपर अब किसका कंट्रोल नहीं है? न्यूक्लियस का। तो वो कंट्रोल स्थापित करने के लिए न्यूक्लियस डिवाइड होगा 1 से 2 में, और सेल भी 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो साइटोप्लाज्म है अलग अलग सेल का, इसमें प्रत्येक साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रत्येक न्यूक्लियस का क्या है? कंट्रोल है, ठीक है ना? इजीली अपन मान लो समझना चाहें तो मान लो किसी सेल अक्ष का Vn वैल्यू जो है वो है 5 ml और Vc वैल्यू जो है वो मान लेते हैं 12 ml। तो अपनी इक्वेशन के अनुसार क्या हो गया? 5/12 माइनस 5/7, तो यानी कि लेस देन 1 आएगा ये वैल्यू। जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वैल्यू है या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो है वो कितना आ रहा है? लेस देन 1। तो ये कैसा हो गया? लो हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेल की जो साइज है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है? और उसको लिमिटेड करना है, वो काम इसका है, किसका? न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो का। वो क्या बता रहा है न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो? कि बढ़ी हुई साइज जो है उसके ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सेल अपनी मूल साइज में आएगी। मूल साइज ये थी इसकी, वापस उस साइज में आएगी। कैसे? ये जो सेल साइज में बढ़ी वो
डिवाइड करके, जिससे ये दोनों न्यूक्लियस अपने अपने साइटोप्लाज्म में, जो साइटोप्लाज्म में डिवाइड हुआ है उसके ऊपर क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट जो फैक्टर है जो सेल की साइज को डिटरमाइन करेगा वो है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, ठीक है ना। तो इसमें अपने को क्या समझना है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी भी सेल का वॉल्यूम बढ़ता जाए तो ऐसी स्थिति में वो सेल जिसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है लेकिन सरफेस एरिया नहीं बढ़ रहा है तो वो सेल अनस्टेबल होती जा रही है। कारण वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है नीड बढ़ना, नीड इनपुट की और नीड आउटपुट की, ठीक है। और वो नीड जो पूरी होगी वो किसको पार करते हुए होगी, सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया कम होगा तो आप ये बताइए मेरे को कि क्या उस नीड की पूर्ति हो सकती है, और अगर उस नीड की पूर्ति नहीं हो सकती तो क्या मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि ये नीड जो है इसकी पूर्ति होने पे ही डिपेंड करती है क्या, अंदर होने वाली रिएक्शंस, तो क्या वो मेटाबॉलिक रेट अच्छी होगी, नहीं होगी ना। तो ऐसी स्थिति में वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो रेशियो है वो आपको ये डिटरमाइन करेगा कि सेल डिवाइड करेगी, सेल की साइज बढ़ेगी या सेल की साइज घटेगी, ये डिसाइड करेगा कौन, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। कैसे, देखिए सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सरफेस एरिया का मतलब होता है बेटा आर स्क्वायर और वॉल्यूम का मतलब होता है आर क्यूब, यानी कि सरफेस एरिया की तुलना में वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा स्पीडी क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया को अपन निकालते हैं आर स्क्वायर से और इसको निकालते हैं आर क्यूब से। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो है ये आप ध्यान में रखना, अगर ये ज़्यादा आता है तो ये मान करके चलिए सेल की साइज क्या होगी, कम होगी, और अगर सेल की साइज कम होगी तो उस सेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यानी साइज को क्या कर लिया गया है, लिमिट कर लिया गया है यहाँ पे। लेकिन ये कब होगा, जब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या हो, ज़्यादा। यानी कि ये तभी हो सकता है जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो और वॉल्यूम यानी कि नीड क्या हो, कम हो। तो ऐसी स्थिति में एक्सचेंज जो है वो नीड के अकॉर्डिंग होता रहेगा या नीड से बेटर होता रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में सेल की साइज क्या होगी, ये तभी होगा हाई जब साइज क्या है, छोटी, या ये अगर हाई है तो इसका मतलब मान करके चलिए सेल की साइज क्या होगी, छोटी, और ऐसी स्थिति में सेल स्टेबल ज़्यादा होगी, यानी कि दैट हैज़ नीड नॉट टू बी डिवाइड, उसको डिवाइड होने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो उसकी साइज है वो अपने आप में लिमिटेड है, यानी कि एक दायरे में है, उसको वापस दायरे में लाने की आवश्यकता नहीं है। वापस दायरे में लाने का तरीका तो एक ही है कि वो क्या करे, फिर डिवाइड करके वापस अपनी पूर्व साइज में आए, क्लियर है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो के लिए अपन यूं कह सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या है, कम, तो फिर साइज क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी सेल की, कम, ठीक है। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो अगर ज़्यादा हुआ तो साइज क्या होगी, कम, और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है ना। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने पास दो सेल हैं और उन दोनों की स्टेबिलिटी और साइज के बारे में अपने से क्वेश्चन पूछा गया, ए और बी, और उनका डायमीटर दे रखा अपने को, इसका दे रखा मान लो बेटा 6 और इसका दे रखा है 10। तो आर क्या हो गया इसका बेटा 3, D/2 होता है, जानते हो ना आप, और इसका कितना हो गया 5। तो इस सेल का अगर अपन देखें सरफेस एरिया सेल ए का, तो सरफेस एरिया क्या है, आर स्क्वायर, यानी कि 9, ठीक है ना, और इसका कितना हो गया 25। वॉल्यूम अगर अपन देखें तो वो आर क्यूब,
इसका कितना हो गया 27, इसका कितना हो गया 125। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया बेटा, बोलिए 9/27, 1/3 यानी कि 0.3, और इसका कितना हो गया 25/125, 1/25 यानी कि 0.2। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा कौन सी सेल का आ रहा है, ए का। ठीक है, तो इस सेल की साइज क्या होगी, छोटी होगी तुलना में किसके, तो ए साइज जो है वो छोटी है किससे, बी से। तो इसका मतलब ए क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी साइज छोटी है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, कारण उसके अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होगी, बेस्ट होगी। ठीक है ना, उसकी नीड जो है वो अकॉर्डिंग टू उसकी साइज है, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग है, तो वो स्टेबल ज़्यादा है तुलना में किसके, बी के। आप ये क्वेश्चन निकाल करके दे सकते हैं कि जिस सेल का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा आएगा उसकी साइज छोटी होगी, जिसकी साइज छोटी होगी उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, और इसीलिए सेल्स अपनी साइज को क्या करके रखती हैं, डिटरमाइन करके रखती हैं। ठीक है ना, और उन डिटरमाइनिंग फैक्टर के पीछे जो रीजन्स है वो अपन ने डिस्कस किए। पहली जो द एबिलिटी ऑफ द सेल किसके लिए, टू मेंटेन द मेटाबॉलिक रेट। ठीक है ना, दूसरा द एबिलिटी ऑफ द सेल टू पास आउट द वेस्ट मटेरियल, द एबिलिटी ऑफ द सेल to take the particular oxygen and nutrients or the other materials inside and their supply to the different parts of the cell। ठीक है ना, उनकी बहुत ज़्यादा दूरी होगी, मान लो सेल ने सब्सटेंस लिया, O2 लिया, और उसको ये सेल के कंपोनेंट है वहाँ तक पहुँचाना है, तो ज़्यादा दूरी तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी और रास्ते में भी छिज्जत का डर रहेगा। और अगर सेल की साइज छोटी है तो सभी कंपोनेंट्स को ईजी रिक्वायर्ड मात्रा में सप्लाई हो सकती है। साइज बड़ी होगी तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी बढ़ेंगे, तो ज़्यादा आवश्यकता होगी किसकी, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। क्लियर है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स अपन ले रहे हैं। जिनमें सेल की साइज के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें जो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनकी साइज होती है बेटा 1 to 10 माइक्रोमीटर, और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, अपनी जो सेल्स हैं, उनकी साइज होती है 5 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, ये तो एक एवरेज साइज है। अब आपको ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट सेल साइज जो है वो अपने को किस ऑर्गेनिज्म में मिलेगी, तो माइकोप्लाज्मा, इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है ना, ये मान लीजिए ये कि सेल वॉल लेस बैक्टीरिया हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया जिनके चारों ओर सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, तो माइकोप्लाज्मा में भी एक जाति है लैड विलाई, उसकी जो साइज होती है सेल की वो होती है 0.1 माइक्रोन, दैट इज द स्मॉलेस्ट, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, लार्जेस्ट सेल की अगर अपन बात करें तो एनिमल्स के अंदर ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट है, 17 into 10 सेंटीमीटर उसकी साइज होती है। ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर एक एल्गी है सेवाल, एसिटाबुलेरिया, ठीक है, वो लार्जेस्ट सेल होता है। कई बार अगर लॉन्गेस्ट सेल के बारे में पूछ लिया जाए तो अपने अंदर जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट है, और नर्व सेल में भी जिराफ की जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल 1.10 मीटर यानी कि 1 मीटर 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। प्लांट्स के अंदर अगर अपन देखें तो बोहेमिया, नीविया, सन जिसको बोलते हैं, जूट सन, ये नाम सुना होगा आपने, तो 55 सेंटीमीटर की सेल होती है। इसके जो फाइबर होते हैं उनके अंदर 55 सेंटीमीटर सेल की जो है वो लेंथ होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, जो सेल की साइज को शो कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। ठीक है, सेल साइज और स्टेबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है वो अपन ने डिस्कस किया,
और वो स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो सेल की साइज को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन ले रहे हैं शेप। शेप ऑफ सेल्स। तो इसमें एक चीज तो आप ये ध्यान में रखें बेटा, शेप जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, और विद इन द ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर जो अलग अलग सेल्स हैं उनकी साइज और शेप वेरी कर सकती है। ठीक है ना, तो ये वेरी करेगी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड विद इन द ऑर्गेनिज्म। कौन? शेप। ठीक है ना, जैसे फंक्शन क्या है उस सेल का, उसको कौन से काम को अंजाम देना है, वो कौन से बॉडी पार्ट में पाई जाती है। अब आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, नर्वस सेल्स हैं, वो लॉन्गर हैं, नर्वस सेल्स हैं वो ब्रांच्ड हैं। ठीक है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसी हैं वो बाइकॉनकेव हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जो हैं यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी जो अंदर की लेयर है वो आपको कोल्यूमनर मिलेगी, कहीं पे क्यूबोइडल मिलेगी। ऐसे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, ट्रेकिया वगैरह हैं, इनके अंदर क्यूबोइडल है वो। तो सेल जो है वो अलग अलग शेप के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में आपको मिल सकती हैं। एनसीईआरटी बुक के अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के शेप के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है राउंड एंड बाई कॉनकेव। राउंड एंड बाई कॉनकेव। ठीक है ना, सच टाइप ऑफ डायग्राम इज गिवन देयर। तो ये जो सेल हैं वो कौन सी है बेटा, आरबीसी का डायग्राम दिया हुआ। तो आपको यूं दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये सेल कौन सी है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल दे रखा है बेटा अमीबॉइड। वो दे रखा है बेटा डब्ल्यूबीसी का अमीबॉइड शेप दे रखी है। तीसरा जो दे रखा है वो है लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग एंड नैरो, लंबी व सकरी। तो कॉल्यूमनर सेल्स दे रखी है, कौन सी, एपिथेलियल। ठीक है ना, कॉल्यूमनर सेल्स। ठीक है, कॉल्यूमनर सेल्स जो हैं वो कौन सी हैं, कॉल्यूमनर जो सेल्स हैं वो क्यूबोइडल भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना आपको। तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल जो देना है वो क्या देना है, एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या, मैं ये बता चुका हूँ। जितने भी वेसल्स हैं आपकी बॉडी में, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, जो ट्रेकिया है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स हैं, तो इनके जो अंदर की जो परत होती है, ये तो बाहर वाली होगी, अंदर की जो परत होती है वो क्या कहलाती है, एपिथेलियम। इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगी, एपिथेलियम। ठीक है, तो वो एपिथेलियम कॉल्यूमनर भी हो सकती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर वो क्यूबोइडल है। ठीक है ना, तो वो शेप डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा फिर अपन और ले सकते हैं ब्रांच्ड। आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखा है ब्रांच्ड, तो जो नर्व सेल होती है उसका एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देखते ही आपको ये करना, ब्रांच्ड जो है वो नर्व सेल। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग एंड एलोंगेटेड, लॉन्ग एंड एलोंगेटेड। तो प्लांट्स के अंदर आपने एक नाम सुना होगा जाइलम। जाइलम के अंदर जो ट्रेकिड सेल्स होती हैं, वाटर कंडक्शन का काम करती हैं, वो लॉन्ग ट्यूबुलर एलोंगेटेड होंगी। ठीक है, इसके अलावा राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल, गोल व अंडाकार। तो आपने नाम सुना होगा लीफ मीजोफिल, फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द लीफ। तो वो जो सेल होती हैं वो कैसी होंगी, राउंड ओवल। ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिए गए ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, ये इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, मीजोफिल। मीजोफिल का मतलब लीफ के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होती हैं उनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। तो यू हैव टू बी रिमेंबर दिस। ठीक है ना, इसके अलावा मैंने बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्यूबोइडल सेल है। ठीक है ना,
तो वो शेप अलग अलग और भी आपको मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे अपन जो ले रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेल्स वाला टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, तो बाय द ओरिजिन, बाय देयर नेचर एंड फंक्शन, सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन लें तो सेल्स को अपन 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक होती है बेटा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, एक होती हैं डिफरेंशिएटेड, और एक होती है बेटा डी डिफरेंशिएटेड। दीज आर द 3 टाइप्स जो सेल्स होती हैं, ठीक है ना। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले अपने को इनके बारे में पता होना चाहिए। ये वो सेल्स हैं जो नॉन स्पेशलाइज्ड हैं। आपकी बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर वो सेल्स जो नॉन स्पेशलाइज्ड, नॉन स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है? हैविंग नॉट द फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन, ठीक है। इन सेल्स के अंदर रैपिड डिवीजन पाया जाता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या बॉडी की ग्रोथ या ऑर्गन की ग्रोथ के लिए इन सेल्स का होना जरूरी है। मल्टीसेलुलर कंडीशन का ऑर्गन बनने के लिए या बॉडी बनने के लिए वो सेल्स जिनमें बार बार डिवीजन हो और तेज गति से हो, ठीक है ना। तो ऐसी सेल्स का जो ग्रुप होता है या ऐसी जो सेल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल। और ये आपको कहाँ पे मिलेंगी? जिस सेल से आपकी ओरिजिन हुई है, आप बने, वो एक सेल थी जिसका नाम था जाइगोट, लेकिन उसमें वो अनडिफरेंशिएटेड सेल थी, उसमें रैपिड डिवीजन करने की योग्यता थी, ठीक है। प्लांट्स के अंदर रूट एंड शूट अपेक्स, ये जो शूट है इसके शीर्ष भाग में आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, वो जो बार बार डिवीजन करती रहती हैं और उसी के कारण लेंथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। वेस्क्यूलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम बनाती है, पौधे के प्रारंभ में सीड के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, लेकिन सीड से जो प्लांट बन रहा है उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। तो वो जाइलम और फ्लोएम जो सेल बना रही है वो बार बार डिवाइड होकर के बना रही है, जिसका नाम क्या है? वेस्क्यूलर कैम्बियम सेल, ठीक है। स्टेम सेल्स जो होती हैं, ठीक है ना, आपकी जो बोन्स हैं उनके अंदर बोन मैरो सेल जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये पैदा कर रही हैं, वो सेल बार बार डिवाइड हो रही है। तो ये जो सेल्स हैं जो अनस्पेशलाइज्ड हैं, जिनका काम रैपिडली डिवाइड करके ग्रोथ से रिलेटेड है, वो सेल्स क्या कहलाती हैं? अनडिफरेंशिएटेड। अब देखिए अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के डिवीजन से नई सेल्स बन रही हैं, ठीक है। तो उनमें से जो 50% सेल हैं वो तो अनडिफरेंशिएटेड रहेंगी, वो तो बार बार फिर से डिवाइड करती जाएंगी। लेकिन जो सेल बनती जा रही हैं वो डेफिनेट साइज, शेप लेना शुरू कर देंगी और फिक्स फंक्शन करना शुरू कर देंगी, ठीक है ना। आप जब इतने थे तो उस समय से लेकर के अब तक इतने बड़े हुए हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ते गए, लेकिन जो सेल बनती जा रही थी वो सेल्स क्या कर रही थी? फिक्स ऑर्गन बना रही थी और फिक्स फंक्शन करना शुरू कर चुकी थी। यानी कि लीवर अगर पहले ये साइज में था तो यूं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो जो सेल्स बनती जा रही हैं वो क्या करती जा रही है? लीवर के फंक्शन को अडॉप्ट करती जा रही है। लीवर के क्षेत्र में, किडनी वाले क्षेत्र में किडनी की जो नई सेल्स बनती जा रही हैं वो किडनी के फंक्शन को अडॉप्ट करती जा रही थी। आर यू गेटिंग? ठीक है। तो ऐसी सेल्स जो डेफिनेट शेप, साइज और फंक्शन ग्रहण कर लेती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स। यस, इन केस ऑफ द प्लांट्स सेकेंडरी ग्रोथ के समय ये सेल्स वापस कैसी हो सकती हैं? डिफरेंशिएटेड। यानी कि जरूरत पड़ने पर, मान लो पौधे के अंदर किसी पर्टिकुलर हिस्से में घाव हो गया, या कुछ एनिमल्स के अंदर भी अगर अपन देखें जैसे सेलामेंडर है तो उसके अंदर जो परमानेंट फिक्स हो चुकी हैं जो सेल्स,
तो उसकी टेल जब टूट जाती है तो फिर उसकी जगह पे नई टेल बनती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल्स थी परमानेंट जो फिक्स हो चुकी थी उन्होंने वापस कौन सा पावर गेन कर लिया, वो कैसी होगी, अनडिफ्रेंशिएटेड। क्लियर है। तो ऐसी सेल्स जो परमानेंट फंक्शन शेप साइज ले चुकी हैं वो क्या कहलाएंगी, डिफ्रेंशिएटेड। डी डिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, वो सेल्स जो डिफ्रेंशिएटेड थी और वापस रिवर्ट हो गई हैं किसके अंदर, अनडिफ्रेंशिएटेड के अंदर। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो इस कैटेगरी में आएगा। द सेकेंडरी मेरिस्टेम विल कम इन दिस कंडीशन, ठीक है। और किसी भी सेल को डिफ्रेंशिएटेड करने के पीछे, ठीक है ना, जो पर्टिकुलर फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जो सेल्स आपस में एक्सचेंज करती हैं, उनको कहते हैं इंड्यूसर या ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है ना। ये वो पर्टिकुलर केमिकल्स हैं जो किसी भी सेल के डिफ्रेंशिएट होने के लिए रिक्वायर्ड है, जो एक सेल दूसरी सेल को केमिकल के रूप में सेंड करती है, ठीक है ना, जिससे वो सेल, जैसे ये सेल बनी तो इनके विद इन पर्टिकुलर केमिकल्स का एक्सचेंज होगा और वो एक्सचेंज ये फिक्स करेगा कि कौन सी सेल किस फंक्शन के लिए क्या होने जा रही है, डिफ्रेंशिएट होने जा रही है। क्लियर है क्या बेटा, ठीक है ना, कि वो कौन सा फंक्शन करेगी, वो किस पर्टिकुलर पार्ट का निर्माण करेगी। ये डिफ्रेंशिएशन करने के लिए जो पर्टिकुलर मैसेज सेल्स के विद इन एक्सचेंज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इंड्यूसर्स या ऑर्गेनाइजर्स। तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, द सेल्स विच हैव टेकन द फिक्स फंक्शन, अडॉप्ट द फिक्स फंक्शन और शेप एंड साइज, एंड द सेल्स विच आर अडॉप्टेड फर्स्ट, क्या उन्होंने, वो कौन सी हैं, जिन्होंने फिक्स फंक्शन और शेप और साइज अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन आज कोई घाव हो गया या कोई टेल टूट गई या पौधे के अंदर मोटाई में वृद्धि करनी है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, देखते हैं तना हर साल बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में वो सेल जो परमानेंट थी उन्होंने रीगेन कर लिया कौन सा पावर, डिवीजन का, तो फिर वो कौन सी हो गई, डिफ्रेंशिएटेड। क्लियर है। जैसे सेकेंडरी मेरिस्टेम, ऐसा जो मेरिस्टेम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो दोबारा से डिवीजन की पावर ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। आपकी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, घाव वगैरह हो जाते हैं तो वो फिल होते हैं या नहीं होते, तो वहाँ की जो सेल्स हैं वो क्या है, परमानेंट थी, वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स थी वो, क्योंकि पहले वो किससे बनी थी, अनडिफ्रेंशिएटेड से बनी थी और आपकी बॉडी का हिस्सा बना चुकी थी, और अब वो परमानेंट फिक्स हो चुकी थी, आराम वाली अवस्था में थी, ठीक है ना। अब वो घाव भरने पर उस क्षेत्र की कोशिकाएं वापस डिवीजन करेंगी, तभी तो नई सेल बनेगी और घाव भरेगा, तो वो कौन सी होगी, डी डिफ्रेंशिएटेड। और डी डिफ्रेंशिएटेड सेल का वापस परमानेंट होना कहलाता है रीडिफ्रेंशिएशन, और वो सेल्स क्या कहलाएंगी, रीडिफ्रेंशिएटेड। ये चौथा टाइप है। डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स का वापस डिफ्रेंशिएट होना क्या कहलाएगा, रीडिफ्रेंशिएशन, और ये जो सेल बनेंगी ये क्या कहलाएंगी, रीडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक का टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ओरिजिन के आधार पे, इवोल्यूशन के आधार पे सेल्स के टाइप, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।